बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर के मेयर्स और चेयरमैन्स को माली इख्तियारात दे दिए हैं, जबकि सिंध के तमाम डिवीजन्स का ट्रांजेक्शन पीरियड भी खत्म कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, ये सूबा सिंध में बल्दियाती इदारों के हवाले से तमाम बड़ी खबर है, क्योंकि आज सिंध हुकूमत ने तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को माली इख्तियारात दे दिए हैं। गुज़िश्ता कई माह से ये बेबस थे, इनके पास पैसा खर्च करने का अख्तियार नहीं था। जितने भी मेयर्स थे और टाउन चेयरमैन्स थे या यूसी चेयरमैन्स थे, ये कोई भी फंड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो आज सिंध हुकूमत के महकमा बल्दियात ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि तमाम जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो टाउन चेयरमैन हैं, जो मेयर्स हैं, वो अब डीडीओ पावर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। इन डीडीओ पावर्स की वजह से ये छोटे मोटे तरक्याती काम करा सकेंगे, सड़कें बनवा सकेंगे, तनख्वाहों और बजट के अलावा दीगर अखराजात भी कर सकेंगे। इसके अलावा एक दूसरा नोटिफिकेशन भी जारी किया है महकमा बल्दियात ने, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से एक तलवार लटकी हुई थी ट्रांजेक्शन पीरियड का, यानी इस ट्रांजेक्शन की वजह से इनको मुकम्मल अख्तियारात नहीं थे, मेयर्स को, डिप्टी मेयर्स को, टाउन चेयरमैन्स को, यूसी चेयरमैन्स को। तो इन सिंध के इन तमाम डिवीजन्स के जो मेयर्स, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हैं, इनको अख्तियारात देने का और ट्रांजेक्शन पीरियड ख़त्म करने के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो अब यूं कहा जाए कि सिंध के बल्दियाती नुमाइंदे आज से मुकम्मल तौर पे बाख्तियार हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। अब ये माली तौर पे भी बाख्तियार हो गए हैं, अख्तियारात के हवाले से भी बाख्तियार हो गए हैं, ट्रांजेक्शन पीरियड की तलवार भी ख़त्म हो गई है। तो अब इनका मैदान खुला हुआ मिल गया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो काम करके दिखाएं, आवाम को जवाबदेह होकर दिखाएं। जी अच्छा आजिज़ बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेयर्स और चेयरमैन्स को माली इख्तियारात दे दिए गए और दूसरे भी इख्तियारात दिए गए, तो ये बताइएगा माली इख्तियारात में इनके पास कौन से इख्तियारात होंगे, और जो आप कह रहे हैं कि बाइख्तियार बना दिया गया है, इनमें इनके पास कौन से इख्तियारात मौजूद होंगे? जी देखें, सिंध गवर्नमेंट के फंड्स इस्तेमाल करने का एक डीडीओ पावर होता है। जब से ये बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए थे, इनके पास डीडीओ पावर नहीं था। आज के नोटिफिकेशन के ज़रिए इनको डीडीओ पावर मिल गया है, यानी जो सिंध लोकल गवर्नमेंट फ़ंड है उससे ये फ़ंड इस्तेमाल करने का इनको पावर मिल गया है। यानी कहीं किसी में गली किसी इलाके में बननी है, किसी इलाके में सफाई सुथराई का काम है, किसी इलाके में कोई छोटी सड़क बननी है, या कहीं समाजी भलाई के काम हो रहे हैं, कहीं म्यूनसिपल सर्विसेज के काम हो रहे हैं, उसके लिए पैसा खर्च होता है। इवन ये 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद इन तमाम अखराजात में वो पैसा खर्च करने के अख्तियार इनको होगा। दूसरा, इनके ऊपर ये ट्रांजेक्शन अफसरान थे, एक ट्रांजेक्शन पीरियड था, टेम्पररी पीरियड इनको दिया गया था, जिस वजह से अब आज के बाद ये ट्रांजेक्शन पीरियड भी ख़त्म हो गया है। कराची डिवीज़न और मीरपुर खास डिवीज़न का पहले ही ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन आज सिंध के दीगर तमाम डिवीज़न्स का ट्रांजेक्शन पीरियड भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ट्रांजेक्शन पीरियड ख़त्म होने की वजह से इनको दीगर अख्तियारात भी मिल गए हैं, जबकि डीडीओ पावर मिलने से इनको माली अख्तियारात भी मिल गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आजिज़ जमाली के माली इख्तियारात भी दे दिए गए हैं और बाइख्तियार बना दिया गया है मेयर्स और चेयरमैन्स को। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद रवां माह और अगले माह नवंबर में होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, जिसके तहत मखसूस नशिस्तों की खाली सीटों पर रवां माह से जो है वो शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो यूसीज़ की 15 मखसूस नशिस्तों पर
19 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। इसी तरह टाउन्स की सतह पर 4 मखसूस नशिस्तों पर तरजीहात की बुनियाद पर 20 अक्टूबर को ऐलान किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल कमर शुजात, इनसे मजीद जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, इलेक्शन की जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसके लिए तैयारियां कैसी हैं आपकी? इलेक्शन कमीशन ने 25 तारीख को जो शेड्यूल जारी किया है उसमें बाई इलेक्शंस वीकेंड सीट जो कि हमारे पास मखसूस नशिस्तें थी यूनियन कमेटी की जो कि तकरीबन 15 के करीब थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और टाउन कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें थी जो कि नॉमिनेशन फाइल न करने की वजह से खाली थी, ट्रांसजेंडर की और डिसेबल की, टाउन की सतह की वो 4 थी, और एक रिज़र्व जनरल मेंबर की सीट थी जो कि डेथ की वजह से विकेंट हो गई थी। उसका टोटल 20 सीटों का ये बाई इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। इस हवाले से जो इंतज़ामात हैं कि मखसूस यूनियन कमेटी की जो माइनॉरिटी की सीटें हैं वो टोटल 15 है, उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग को नॉमिनेट किया गया है जो कि उनकी नॉमिनेशन कल से शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो टाउन की रिज़र्व सीटें हैं जो कि 4 हैं ट्रांसजेंडर और डिसेबल की, उसके बहैसियत DRO रिटर्निंग ऑफिसर की सूरत में मैं एक नॉमिनेशन पेपर आज कल से शुरू कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो एक सीट जनरल मेंबर की विकेंट है डायरेक्ट की, उसका रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद को रखा गया है जो कि इसका नॉमिनेशन पेपर कल से उसके इशू किए जाएंगे। बिल्कुल, इस तरह ये कहा जा सकता है कि रवा महीना यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो सिलसिला जारी रहेगा, और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जी, कराची में गैर कानूनी तमीरात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान मुलविस निकले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 अफसरान अब्दुल समी शेख और मोहम्मद आसिफ शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ू ने खत इरसाल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इसाक खोड़ू की जानब से एडिशनल आईजी खादम मुर्शद को एक खत अरसाल कर दिया गया है। खत में लिखा गया है कि कराची के जिला शर्की में जो गैर तमीरात में 2 अफसरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलविस पाए गए जिसमें अब्दुल समी शेख और मोहम्मद आसिफ शेख शामिल हैं। उन दोनों को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुअत्तल कर दिया। अब इन दोनों के खिलाफ जो है कराची में अपने थाने के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने खत में ये भी लिखा है कि गैर कानूनी तमीरात में मुलविस पाने के बाद महकमा जो अथॉरिटी है उनकी जानब से नोटिस लिया गया और कार्रवाई की गई। अब जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुअत्तल होने के बावजूद ये जो अफसरान इस वक्त गैर कानूनी तमीरात में मुलविस हैं और कार्रवाई करने की सिफारिश की है ताकि पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। अब आपको बताएं कि गुज़श्ता सीज़न के मुकाबले रवां सीज़न में कपास की आमद में 71% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 30 सितंबर तक कपास की आमद 50,25,000 बेल्स रिकॉर्ड की गई है। आपको इस हवाले से बताएं कि कपास की आमद का डाटा जारी कर दिया गया। 30 सितंबर तक कपास की आमद 50,25,000 बेल्स रही है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है कि कपास की आमद का सिलसिला जो है मजीद बढ़ गया। पिछले सीजन के मुकाबले रवां सीजन 30 सितंबर तक जो है कपास की आमद में 50,25,000 बेल्स रही है जो कि पिछले सीजन के मुकाबले 71% का नुमाया इजाफा हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट जनरल एसोसिएशन का कहना है कि इससे मईशत को अहम सपोर्ट मिलेगी। और देखा जाए जो कपास की आमद में 71% का इजाफा हुआ है तो ये टेक्सटाइल मिल्स है उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। मुकामी कपास की अगर देखा जाए टेक्सटाइल मिल में कपास जो 40,80,000 गांठे जो है अब तक खरीदी हैं। और ये मुल्क की मईशत के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जो कपास की जो आमद का सिलसिला है मुसलसल बढ़ रहा है, क्योंकि कपास की फसल में नुमाया इजाफा देखा गया है जिसकी पैदावार मुसलसल बढ़ती हुई नजर है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है। अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यू कराची 5 नंबर में पानी और सीवरेज लाइनों के लिए खोदी गई सड़क दोबारा ना बन सकी। खस्ता हाल सड़क से कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर होने लगा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। बिल्कुल, मैं इस न्यू कराची 5 नंबर में मौजूद हूँ जहाँ आपको मेरे हक़ में जो है वो तरक्याती काम होता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन ये काम जो है वो गुज़िश्ता 1 माह पहले किया गया था पानी की लाइन डालने के लिए। जो भी ताहाल खुला है मुकम्मल नहीं हुआ। और इस तरफ मेरे कैमरामैन अजलान आपको दिखाएं कि यहाँ जो आपको बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं
यहाँ गटर की लाइनें हैं वो डाली गई थी, लेकिन इसका काम भी जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया है। अब जो यहाँ के कारोबारी लोग हैं उन्होंने इस चीज को जो है वो अपनी मदद में ले लिया है और बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई आपको जो है वो नजर आ रही हैं। यहाँ के कारोबारी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, बात करके कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है, बताइएगा सर। भाई मसला ये है कि यहाँ पे ठेकेदारों ने मट्टी जो है बहुत सारी ट्रक लेके बेची है और उनसे जब कहा गया था उन्होंने कहा हम डाल देंगे। अभी तक 3 से 4 महीने हो गए, लोग परेशान हैं और अगर हम अपनी मदद आप करते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। हम बहुत परेशान हो गए यहाँ से, हद से ज़्यादा। जगह देखें आप, गड्ढे भरे हुए हैं सारे। हमारा कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुआ है 4-5 महीने से। जी बिल्कुल, यकीनन जो है वो कारोबार बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है ये किस तरह आप लोगों ने जो है वो मलबा वगैरह डाला और कब तक यह काम अब आप खुद ही मुकम्मल करने वाले हैं? कोशिश तो यही है क्योंकि हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ये सारा काम किया है। ये 35-40 डंपर जो भर के इधर के मलबे के लेके गए, उसके बाद दूसरे ठेकेदार ने यहाँ की लाइन डाली, उसको बोला गया कि ये मट्टी यहाँ डालो। यहाँ कम से कम 1-2 अमवात भी हो चुकी है, सही है ना, खवातीन भी गिर चुकी हैं, यहाँ से जाती है ना मार्केट के अंदर। बहुत परेशानी का आलम है। ये कम से कम 4-5 महीने हो गए ये काम बाइंड अप पड़ा हुआ है, कोई इसको पुरसाने हाल नहीं है। हम लोगों की कंडीशन देख लो, हम लोग किस तरीके से घर चल रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। कारोबार मुतासिर हो रहा है, बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, समझ लो ये इससे मांग उससे मांग करके गुजारा हो रहा है, कर्जे में डूबते जा रहे हैं। बिल्कुल, यकीनन एक तरफ जो है वो पानी की लाइन डली थी, यहाँ दूसरी जानिब जो है वो गटरों की लाइन डली थी। दोनों काम को जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। कारोबारी तबका इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। अपनी मदद आपके तहत जो है इन्होंने यहाँ पर ट्रक भरवा के डाले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये कह रहे हैं कि पीछे का जो नाला खुला हुआ है वहाँ अब तक अमवात भी पेश आ चुकी हैं, लोग गुजरते हैं। ये ट्रक भी आपने देखा कि कितनी मुश्किल से जो है वो यहाँ से गुजर के आया है। इनकी अपील है कि जिस काम को रोका हुआ है इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि इनका कारोबार जो है वो दोबारा से बहाल हो। और जो इन्होंने यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो अब अपनी मदद में ले ली है, यहाँ पर गढ़ों में खड़ी करके इसको भी जो है वो अपनी जगहों पर खड़ा किया जाए। जी, मैट्रिक बोर्ड में सरकारी मुलाजिम का कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का इंकशाफ। इफ्तिखार अब्रो महकमा ज़राअत में 16वीं ग्रेड का मुलाजिम है। मैट्रिक बोर्ड के नताइज कंप्यूटराइज करने की जिम्मेदारी इफ्तिखार अब्रो की होती है, जिसके बायस नताइज तब्दील हुए। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, बताइएगा ये किस तरह की तफसीलात सामने आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में तब्दीली का मामला जो है गुज़िश्ता रोज से हम लोग देख रहे हैं। मैट्रिक के नताइज महकमा ज़राअत के मुलाजिम इफ्तिखार अब्रो ने तैयार किए, जबकि इफ्तिखार अब्रो महकमा ज़राअत में जाने के बजाय मैट्रिक बोर्ड में नताइज तैयार करने में मसरूफ रहे। इफ्तिखार अब्रो को गैर कानूनी तरीके से मैट्रिक बोर्ड में IT सेक्शन का हेड बना दिया गया, जबकि महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड कई बार इफ्तिखार अब्रो को महकमा ज़राअत ज्वाइन करने का कह चुका है, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड मुरी इब्राहिमू ने जो है वो जारी किया था 5 मई को। इसके अलावा इफ्तिखार अब्रो को कॉन्ट्रैक्ट पर मैट्रिक बोर्ड में रखा गया था, जो कि ये मौक़िफ़ जो है मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का है। इसके अलावा मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ये भी कहती है कि इफ्तिखार अब्रो ने नहीं बताया था कि वो सरकारी मुलाजिम है। उन्होंने अपने आप को एक प्राइवेट उम्मीदवार, एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर जो है मुलाजिम के तौर पर जो है जाहिर किया था। इफ्तिखार अब्रो बेस वक्त 2 सरकारी इदारों में मुलाजमत कर रहे थे। ये इंकशाफ जो है हमारे सामने आया है, जबकि दोनों इदारों से लाखों रुपए जो है तनख्वाहें वसूल की जा रही थी। मैट्रिक बोर्ड में 1,30,000 रुपए माहाना वसूल कर रहे थे ज़राए के मुताबिक, जबकि इफ्तिखार अब्रो फरवरी 2019 से महकमा ज़राअत नहीं आया। महकमा ज़राअत में 16वें ग्रेड का मुलाजिम है। सैयद ज़ुबैर राशिद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची पुलिस चीफ ने SHOs की तैनाती और मुअत्तली का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक DIG या SSP थानेदार को बगैर किसी वजह तब्दील नहीं करेगा। SSP 3 अफसरान के नाम जोनल DIGs को तजवीज़ करेगा। जोनल DIG 2 SHOs के नाम एडिशनल IG कराची को भेजेंगे। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहज़ेब हुसैन से। जी शाहज़ेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में जिस तरीके से थानेदार की तैनाती का फैसला DIG और SSP करते थे उसकी अजदारी ख़त्म कर दी गई है। कराची पुलिस चीफ ने SHOs की तैनाती और मुअत्तली के हवाले से नया हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक अब DIG या SSP थानेदार को बगैर किसी माकूल वजह के तब्दील नहीं करेगा। SHO की नाअहली या शिकायत आला हुकाम जो है वो एडिशनल IG कराची को करेंगे, बाद अज़ा उसे हटाया जाएगा।
पुलिस स्टेशन में अब तक के बतौर SHO तैनाती के लिए नए तरीके कार से मुतालिक हुक्मनामा जो जारी किया गया है उसमें SSP SHO की तैनाती के लिए 3 अफसरान के नाम जोनल DIGs को तजवीज़ करेगा। मरासला के मुताबिक जोनल DIG 3 में से 2 SHOs के नाम एडिशनल IG कराची को भेजेगा, जिसके बाद कराची पुलिस चीफ DIG की तजवीज़ करदा 2 में से 1 अफसर को सिलेक्ट करके उसे तैनात करेंगे। जी तैनात करेंगे। शाजिब हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एपटेक के तलबा की जानिब से महफूज ड्राइविंग के लिए ड्राइव क्योर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट में 3D ग्लासेस मुतारिफ कराए गए हैं जिनके अंदर अलार्म सिस्टम मौजूद है जो ड्राइवर्स की आंख लगने की सूरत में फौरन आगाही देगा। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान। एपटेक के तलबा की जानिब से महफूज ड्राइविंग के लिए ड्राइव क्योर का मॉडल बनाया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तलबा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा किसका आइडिया था और कितने वक्त में आपने ये मॉडल तैयार किया? ये आइडिया हमारा था एपटेक क्लिफ्टन सेंटर से, ये हमारा आइडिया था। ये हमने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लिए इसको कंप्लीट करने में और इंशाल्लाह पूरा हो गया ये। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, क्या देख रहे हैं ये जो है मॉडल वो आवाम के लिए कितने फ़ायदेमंद है? जो ड्राइविंग करते हैं रात के औकात में अक्सर लोगों की आंख लग जाती है, तो ये किस तरह से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? ये जो ड्राइवर जो है ज़्यादातर जो है ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो वो थक जाते हैं और थकने की वजह से वो नींद की हालत में चले जाते हैं। तो ये उसके लिए हमने बनाया है कि भाई ड्राइवर सो जाए तो पहले उनकी आंख बंद होगी तो बजर बजेगा, बजर से वो नहीं उठ पाए तो उनकी वो जो है गाड़ी बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अच्छा सर, आप हमें बताइएगा ये मॉडल जो आपने बनाया है तो इसके जो एप्लीकेशन है वो कब तक होगी और कितना इसमें जो है अमाउंट लगेगा इस मॉडल की एप्लीकेशन के लिए? इसके मॉडल के एप्लीकेशन के लिए ऑलमोस्ट $4,400 लगेंगे पूरा इनको कंप्लीट करने के अंदर। पूरा इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ये होगा कि ड्राइवर की भी सेफ्टी हो जाएगी और जो कंपनी चलाएगी लॉजिस्टिक कंपनी, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह भी की भी सेफ्टी हो जाएगी, लॉस में नहीं जाएंगे वो। जी बिल्कुल, एपटेक के तलबा हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि ड्राइवर की सेफ्टी के लिए जो हज़रात जो हैं वो रात को अगर थक के कोई ड्राइवर है अगर वो सो जाते हैं, आंख लग जाती है, तो इसमें जो है इस मॉडल के अंदर उन्होंने जो है वो अलार्म का सिस्टम लगाया गया है जिसके थ्रू जो है उनकी आँख खुल जाएगी। साथ ही साथ अगर अलार्म के थ्रू भी अगर कोई ड्राइवर नहीं जाग पाता तो उनके लिए ये किया गया है कि इन्होंने ऐसे टायर लगाए गए हैं जिसकी वजह से जो है वो खुद ब खुद गाड़ी रुक जाएगी और टायर जाम हो जाएंगे। और ये जो मॉडल इन्होंने बनाया गया है ये $400 की लागत इस पे लगेगी इसकी एप्लीकेशन के लिए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था ये जो मॉडल इनका तैयार करदा ये मॉडल है ये पाकिस्तान में ड्राइवर्स के लिए जो है वो काफ़ी अफादियत रखता है। जी, इस्लामी जमहूरिया ईरान के DG सकाफत डॉक्टर सईद ईरानी वफ्द के साथ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे हैं। वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद सिराज मेमन कहते हैं सकाफती और साइंसी तहकीक से मुतालिक यूनिवर्सिटी का ईरानी जामियात के साथ इश्तराक जल्द मुतवक्के है। मज़ीद जानेंगे इसे ज़ुबैर राशिद से, जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज ईरान का एक डेलीगेशन जो है आज यहाँ पर आया है और यकीनन यूनिवर्सिटी की फलाह बहदूद के लिए जो है यूनिवर्सिटी अच्छे से अच्छी की राह में जो है गामज़द भी हमें दिखाई देती है। क्या कोलैबोरेशन होने जा रही है, इस हवाले से मेरे साथ बराह रास्त बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब मोहतरम अमजद सिराज मेमन साहब जो कि वाइस चांसलर हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के। आपका बेहद शुक्रिया सर। सर, डेलीगेशन आया, एम्बेसडर DG कल्चर बेसिकली आज यहाँ पर आए, क्या MOU साइन हुआ है और क्या कोलैबोरेशन आप लोगों के दरमियान होने जा रही है? पाकिस्तान और ईरान के जो दोस्ताना रवाबित हैं उसको फर्दर बढ़ाने के लिए कल्चर का एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की उन्होंने बात की, लेकिन वो ये समझ लें कि एक बहाना है मुलाकात का। असल उनका मकसद यही था कि जो ईरान की जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी, इस्फहान यूनिवर्सिटी, उसके साथ हमारे यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हों या जनरल यूनिवर्सिटीज़ का ताउन कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो उस पर बातचीत निकली है। इनकी एक टीम लाहौर आ रही है UHS में शायद आने वाले अक्टूबर के कुछ लास्ट वीक्स में। उस टीम को हमने भी कहा है कि आप जब वो इधर आ जाएं तो उनको यहाँ ले आएँ, तो हम उनके साथ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के ताउन के हवाले से बात करें, क्योंकि ईरान के पास, मैं चूँकि ख़ुद एक जनरल सर्जन हूँ तो मुझे पता है कि उनकी जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास सिमिलरली उनका ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ़ गुर्दों के, जिगर के।
تو ایسی چیزیں جو ہمارے پاس ذرا کم ہیں، اس میں ہم ان سے اگر تعاون کریں گے تو ہمارے ہسپتالوں کے لیے، ہمارے عوام کی جو میڈیکل کی سہولیات ہیں وہ امپروو ہوں گی. اس حوالے سے ان سے ابھی تو صرف ملاقات ہوئی ہے. پروگرام یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ آگے جا کے ان کے ساتھ ایک کولیبریشن ہم کریں گے. امجد سراج میمن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ڈیلیگیشن آیا تھا، ان کا غالباً فرسٹ وزٹ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے فردر جو پروسیجر ہے وہ بھی یقیناً ہمیں دیکھنے کو نظر آئیں گے، اور بہت جلد جو ہے ایک کولیبریشن، ایک MOU جو ہے سائن کیا جائے گا، جو کہ دونوں ممالک کی بہتری کے لیے جو ہے مثبت کردار ادا کرے گا. جی، ڈرائیونگ لائسنس بنانے والے ایجنٹس کی اجارہ داری ختم. ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں نیا اور جدید آپریشن روم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. DIG ڈرائیونگ لائسنس برانچ عرفان بلوچ کا کہنا ہے کہ شہر میں موجود لائسنس برانچ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیمرے کے ذریعے نگرانی کی جائے گی. اسی بارے میں مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے شاہزیب حسین. شاہزیب بتائیے گا اس حوالے سے. مجھے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے اور ایجنٹس کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں نیا اور جدید آپریشن روم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شہر کے جو لائسنس برانچ کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیمرے سے نگرانی کی جانے کی جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے. DIG عرفان بلوچ جو کہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے DIG ہیں، ان کے مطابق ناظم آباد، کورنگی، بلدیہ ٹاؤن سمیت تمام برانچز میں مجموعی طور پر 61 جدید کیمرے لگائے جائیں گے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سے لیس کیمرے خود کار الرٹ جاری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے، جبکہ جدید کیمرے لگانے کا مقصد عوام اور عملے کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہے. جبکہ ساتھ ساتھ کیمرے میں ویڈیو کے ساتھ آڈیو ریکارڈنگ کا فیچر بھی جو ہے موجود ہوگا. قطار میں لگنے کا پرانا نظام جو ہے وہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. کیو میٹرک سسٹم بھی جو ہے جلد تمام لائسنس برانچ میں نصب کر دیا جائے گا. جی شاہزیب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، کراچی پولیس نے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے تبادلے کر دیے. نوٹیفیکیشن کے مطابق SP گلشن، سہراب کوٹ، لانٹھی، نیو کراچی ڈویژن کے تعینات افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اس بارے میں بھی تفصیلات شاہزیب سے لیں گے. شاہزیب بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں کراچی پولیس نے سپرنٹینڈنٹ پولیس افسران کے تبادلے کر دیے. مختلف ڈویژن میں کیے گئے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق SP گلشن ڈویژن زہر احمد کو SP سہراب کوٹ ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ کراچی پولیس آفس میں پوسٹنگ کا انتظار کرنے والے SP شاہ نواز میمن کو SP لانڈی ڈویژن تعینات کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر بات کی جائے SP نیو کراچی ڈویژن میں تعینات شعیب میمن کو SP ملی ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ملی ڈویژن میں تعینات SP ارباب علی سمرو کو کراچی پولیس آفس کلوز کر دیا گیا ہے. سٹی ڈویژن میں تعینات منیر احمد عرسانی کا تبادلہ کر کے SP صدر ڈویژن تعینات کیا گیا ہے، اور صدر ڈویژن میں تعینات SP جمعہ خان پور کو SP گلڈاف ٹاؤن تعینات کر دیا گیا ہے. جمشید ڈویژن میں تعینات SP فرحت کمال کا تبادلہ کر کے SP سٹی ڈویژن تعینات کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ شاہزیب حسین. کراچی کینٹ اور سٹی اسٹیشن پر مسافروں کو پینے کے صاف پانی کی سہولت میسر ہوگی. مسافروں کو اب اسٹیشن بنے اسٹال سے پانی نہیں خریدنا پڑے گا. سٹی اور کینٹ اسٹیشن پر پینے کے پانی کے فلٹر پلانٹس نصب کر دیے گئے ہیں. عادیہ ناز سے مزید اپڈیٹ لیں گے. شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کی جانب سے آج کراچی سٹی اسٹیشن پر جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کا جو فلٹر پلانٹ لگایا گیا ہے اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے. اور یہ فلٹر پلانٹ کراچی میں 2 جگہ پہ لگائے گئے ہیں. جیسے میرے بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فلٹر پلانٹ جو ہے یہ سٹی اسٹیشن پر پلیس کیا گیا ہے، جہاں سے روزانہ جو ہے وہ تقریباً 4 ٹرینیں اندرون ملک جو ہے وہ روانہ ہوتی ہیں یہاں سے مسافروں کو لے کر، اور وہ پیسنجر جو یہاں ویٹ کریں گے وہ یہاں سے پینے کا صاف پانی بھر کے ساتھ لے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک فلٹر پلانٹ جو ہے وہ کینٹ اسٹیشن پر پلیس کیا گیا ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا. شاہد آفریدی جو کہ چیئرمین ہیں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے، انہوں نے اس کا آج افتتاح کیا ہے، اور ان کا یہ اس موقع پر ہی بتانا تھا کہ جب بھی جہاں بھی پاکستان ریلوے کو ضرورت پڑے گی اور لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی ضرورت ہوگی تو شاہد آفریدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس سلسلے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی، خاص طور پر ریلوے کو بھی، پاکستان ریلوے کو بھی اور پاکستان ریلوے کے مسافروں کو بھی. یہ فلٹر پلانٹ جو ہے وہ ابھی تو یہاں پہ پلیس کیا گیا ہے، لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ مختلف اداروں کی جانب سے، جیسے کراچی کینٹ اسٹیشن پر بھی، اس کے علاوہ جو ہے سٹی اسٹیشن کے ساتھ ساتھ لانڈھی اسٹیشن کے اوپر بھی جو ہے مختلف اداروں کی جانب سے اسی طرح کے فلٹر پلانٹ جو ہیں وہ لگائے گئے تھے. فلٹر پلانٹ لگا دینا ایک ڈیفینیٹلی پازیٹیو چیز ہے، لیکن اس کی کیئر کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو ابھی ابتدائی طور پر کچھ لوگوں کو، کچھ ریلوے کے عملے کو یہاں پر معمور کیا گیا ہے جو کہ اس کی ٹیک کیئر بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے بالکل اسموتھلی کام کر سکے. آنے والے دنوں میں چونکہ مختلف جگہوں پر شاہد آفریدی کی جانب سے یہ بتانا ہے کہ 5 فلٹر پلانٹس پر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف کراچی بلکہ ملک بھر کے ریلوے اسٹیشنز کو جو ہے وہ
इसी तरह के फ़िल्टर प्लांट्स जो हैं मुहैया किए जाएंगे। जी। एक्सपो सेंटर में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ऑफ पाकिस्तान नुमाइश जारी है। एटी इलेक्ट्रिकल्स ने नुमाइश में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी है। नई टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी क्या खसूसियात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखिए एक्सपो सेंटर में एक और आलमी मेला सज चुका है और हम ये देख रहे हैं कि जो मुल्क की बरामदात है उनका एक अहम इन्हिसार जो है वो एक्सपोर्ट पर होता है। एटी इलेक्ट्रिकल से भी मुख्तलिफ इक़साम की जो मसनूआत है उसको यहाँ पर पेश किया है, मुतारिफ़ करवाई है। मेरे साथ अहमद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कौन कौन सी आपने सब चीज़ें यहाँ पर मुतारिफ़ कर? हमने NIN के नाम से जो हमारी 3D पैनल इंडिकेशन लाइट होती है, ये हमने यहाँ पे इसको मुतारिफ़ कराया है। उसके साथ साथ हमारे पास ये भी पैनल इंडिकेशन लाइट है, इसके अंदर एम्पेयर जो है वो इंडिकेट हो रहे होते हैं, किलोवाट हो रहे होते हैं, आवर्स हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही होती है। बाकी इसके साथ साथ हम लोग सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के अंदर वोल्टेज प्रोटेक्टर और डिस्प्ले मीटर्स लेकर आए हैं, जिसका काम ये होता है कि बेसिकली होता ये है इसके अंदर कि इसके अंदर 30 सेकंड्स का टाइमर लगता है। टाइमर लगने के बाद अगर आपके वोल्टेज डाउन हो रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका मेन स्विच गिरा देगा। एम्पेयर्स में भी इसी तरीके से ये चलता है। जो एग्जीबिशन हो रही है कितना अहम किरदार अदा कर सकती है हमारी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने में? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। उसकी वजह यह है कि हम लोग IEEE के एक बहुत तरीके से कहना चाहिए कि शुक्रगुजार हैं। वो इस तरीके से कि हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिल जाती हैं। सीखने को ये मिल जाती है जो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्दी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें मुतारिफ़ करा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मुतारिफ़ करा रहे होते हैं, और जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें बहुत सारी इनोवेशंस के बारे में बता रहे होते हैं कि हम किस रिस्पॉन्स। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल, देखें इस वक्त यहाँ पर जो एग्जिबिटर्स हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ इक़साम के जो एडवेंचर्स हैं वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। बाहर ममालिक के मंदूबीन भी यहाँ पर शरीक है और जो नुमाइश है 3 रोज़ तक जारी रहेगी। जी। आबाद के नौमंतखब चेयरमैन आसिफ सिमसिम का कहना है कि तमीराती शोबे में बहुत मुश्किलात हैं। मुआशी गैर कानूनी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले तमीराती शोबे ही हैं। इस वक्त 50% तमीराती काम बंद हो चुका है। टैक्स इस्लाहात करके तमीराती शोबे को दबाव में लिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयास राना से। जी बिल्कुल, जैसे तामीराती शोबे को जो मुश्किलात का लाहक हैं उसको देखते हुए अब जो आबाद के नए नौमुंतखब होने वाले जो चेयरमैन हैं इस वक्त आसिफ समसम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही पूछते हैं कि उनको अब क्या चैलेंजेस को देखते हैं। जहां हम देख रहे हैं मईशत बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है, लोगों के पास कारोबार खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग कहते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में लोगों की जहाँ पे इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं है। अब आप क्या समझते हैं कि बिल्डर्स को किस तरीके से आप फैसिलेट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आज मेरा पहला दिन है और तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि क्या चैलेंजेस हैं हमारी इंडस्ट्री को, तो चूँकि हम इसके सबसे बड़े विक्टिम इस अनस्टेबिलिटी के हमारा सेक्टर है जिसको हम कहते हैं हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर। ये जो हमारी इंडस्ट्री है, आप देखें कि पाकिस्तान में ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करती है। और मैं बड़ा दिल करके मैं कह रहा हूँ कि हम 50% से ज़्यादा हमारा काम बंद हो चुका है। ये बड़ा दिल करके कह रहा हूँ, मैं दोबारा ये बात रिपीट करता हूँ। और जहाँ तक बात है चैलेंजेस की, तो आपको पता है कि लोकल सतह पे भी कुछ चैलेंजेस हैं, प्रोविंशियल सतह पे भी कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ हमारे पास चैलेंजेस हैं जो फेडरल लेवल पे हैं, जिसमें स्पेशली जो टैक्स के हवाले से जो इस्लाहात हो रही हैं और जिस तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा है इस इंडस्ट्री को। तो मैं समझता हूँ कि एक तो डॉलर की फ्लक्चुएशन, डॉलर की वजह से लोगों ने इस सेक्टर में पैसा भेजना छोड़ दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं इस सेक्टर में। तो लाजमी जब डिवैल्यूएशन होगी तो वो सोचते हैं कि कुछ वो इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो आज उनको ये लगता है कि हमारा जो है वो कोई प्रॉफिट रहा नहीं, तो वो फिर डाइवर्ट हो रही है, क्योंकि मुतासिर होने वालों में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं है, तमाम सेक्टर्स जो है वो मुतासिर हो चुके हैं और पैसा मार्केट से निकल चुका है। हमने ना उम्मीद तोड़ी है, ना उम्मीद छोड़ी है, ना हम उम्मीद छोड़ेंगे। और हमें यकीन है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के जो इक़दामात किए जा रहे हैं इस सेक्टर के हवाले से या जनरली, तो ये फिर हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की इकनॉमी ग्रो करेगी। जैसे कि नौमुंतखब होने वाले जो आसिफ समसंग हैं वो पूरी उम्मीद है, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इकनॉमी का ऊपर जो काम किया जा रहा है, जहाँ डॉलर की कीमत स्टेबल होती हुई हमें नज़र आ रही है, इसी तरीके से जो है लोगों का एतमाद बहाल होने लगेगा और ये इंडस्ट्री भी जो है फ्लरिश होती हुई नज़र आएगी। जी, जामिया कराची की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खस्ता हाली का शिकार हैं। गाड़ियाँ 2 माह से रोड पर खड़ी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध की सबसे बड़ी जामिया में, जामिया कराची में, जहाँ पर जो है वो तालीम का निज़ाम तो उस वक्त देखा जाता है जब तालीम उस तालीमी इदारे के जो है वो सूरत हाल से वाकिफ़ हो इंसान। अगर मेरे कैमरामैन वक्कास आपको बता सकें तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है जो इतनी खस्ता हालत में, जिसके शीशे वगैरह टूट चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो वो जो है वो अपनी मज़ाब के तहत ही जो है वो आवाम को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हुकूमत और उसके साथ साथ जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई रद्द अमल नहीं किया गया। और जब इंतज़ामिया से यहाँ पर किसी से बात करो तो वो जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें बात नहीं करनी, क्योंकि ये कई महीनों से जो है वो इसकी यही सूरत हाल है और कोई यहाँ पे अमल दरामद या कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे। कहने को तो ये सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, लेकिन इसकी हालत ये है कि इनके ट्रांसपोर्ट बसें टूटी हुई हैं। इसके साथ साथ अब जो है वो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ टूट चुकी हैं कि अगर कोई हादसा हो जाता है खुदा ना खास्ता तो उससे जो है वो तुलबा किस तरह से निकलेंगे उस हादसे से। कई महीनों से जो है वो इसकी यही हालत है और कोई इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि यहाँ पे खस्ता हाली के बायस जो है वो यहाँ पर ये मजीद टूट फूट का शिकार होती जा रही है। जी नाज़रीन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कायद-ए-आज़म रेंजर स्कूल ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। कामयाब टीम के तुलबा कहते हैं कोशिश है कि फाइनल जीत कर टाइटल अपने नाम करेंगे। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल टूर्नामेंट में जो है वो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन के मुकाबले जो है इस वक्त खेले जा रहे हैं। जो पहला सेमीफाइनल है वो कायद-ए-आज़म रेंजर्स स्कूल की टीम ने जीता है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। हमारे साथ जो है वो दोनों स्कूल के खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है, और इस टूर्नामेंट में आप लोगों ने हिस्सा लिया है, सेमीफाइनल के लिए जो है क्वालिफाई किया है, तो कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट में, कितना इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं, और क्या कहेंगे बोर्ड के बारे में जिन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीला जहांगीर है और हम ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा कोच का हाथ सर शुएब ने हमें मोटिवेट किया आगे जाने का कि खेलो, आपने डरना नहीं है, बकअप किया हमें, और स्पेशली मेरे बाबा का भी हाथ था कि खेलो, आप ये नहीं करो, और इंशाल्लाह कल हमारा सेमीफाइनल है। देखिए, हमारे साथ इनके जो पार्टनर हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, इस तरह के जो टूर्नामेंट हो रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल ही जो है वो ज़रूरी होती है, बेसिक होती है, यहीं से सीख का बंदा जो है आगे जो है इंटर यूनिवर्सिटी फिर इंटर आगे जाके नेशनल लेवल पे खेलता है। तो आप क्या समझते हैं, सिर्फ यहीं तक खेलना चाहते हैं या आगे भी मज़ीद अच्छे लेवल पे भी खेलना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं खेलूँ, और इन सारी कोशिशों में हमारे सर और हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद हैं ये दोनों स्टूडेंट। इनका ये कहना है कि इस तरह के जो टूर्नामेंट है वो होने चाहिए। अगर इस तरह के खेल होते रहेंगे ग्रास रूट लेवल पर, तो ग्रास रूट लेवल से ही जो है बच्चा यहाँ से सीख कर जो है आगे इंटर कॉलेज फिर इंटर यूनिवर्सिटी खेल के आगे बढ़ सकता है और फिर नेशनल लेवल तक भी खेल कर अपना टैलेंट शो कर सकता है। जी, बात करें मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि शहर कायद में हवाओं का रुख तब्दील होने की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। शहर कायद के मौसम के हवाले से मज़ीद अपडेट कर रही हैं आयशा आफरीन। जी, कराची में सितंबर ने खूब सितम ढाया, लेकिन अब जैसे ही अक्टूबर का स्टार्ट हुआ है वैसे ही महकमे मौसमियात की जानिब से ये नवीद सुनाई गई है कि कराची का मौसम अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कराची में जो है वो हवाओं का रुख भी तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से महकमे मौसमियात के जो चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब आइंदा 10 दिनों के अंदर मौसम में मज़ीद बेहतरी आएगी, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ चुका है। लेकिन आजकल कराची में मौसम घंटों के हिसाब से तब्दील हो रहा है। दिन के अंदर शदीद गर्मी होती है, जबकि रात के वक्त हल्की हल्की सी खुनकी सी पाई जाती है, और कराची में सर्दी की जो आहट है वो भी सुनाई देना शुरू हो चुकी है। ये कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि पूरे साल जो है वो इंतज़ार करते हैं शदीद गर्मी के बाद कि कब सर्दी आएगी, तो अब कराची में हल्के हल्के से मौसम तब्दील होना शुरू हो चुका है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि अक्टूबर के महीने में मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। जबकि अगर आज के हिसाब से टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज कराची का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान है वो 37 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किया गया है। जबकि 84% जो है हवा में नमी का तनासुब भी बताया गया है। और मौसम के हवाले से भी ये पेशन गोई की गई है कि अक्टूबर के महीने में मौसम में मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता
जाके बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और सर्दी और जो है वो धुंध में भी इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मुख्तलिफ़ कराची के इलाके हैं जिसमें गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन शामिल है, जहां पर ये बताया गया है कि वहां पर हवा में नमी के तनासुब के बढ़ने की वजह से धुंध के होने का कभी इम्कान है। जी।